बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको बकमाली उर्दू चैनल पर खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, हम जमात नाहमुद्दाहों की उर्दू ग्रामर पढ़ रहे हैं और इस सिलसिले का आज हमारे पास जो है शेरी व अदबी इस्तिलाहात में से जो उन्वानात हैं वो है काफ़िया और रदीफ़। गुज़रे हुए कल हमने मतला और मक्ता पढ़े थे और आज हम काफ़िया और रदीफ़ पढ़ेंगे। पहले हम इनकी तारीफ़ें पढ़ेंगे, फिर इनसे रेलिवेंट यानी इनसे मुताल्लिक़ जितने भी MCQs हैं वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो आप लोगों की बोर्ड की, फेडरल बोर्ड की जो है वो बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। हिस्सा ग्रामर में तारीफ़ आती है और जो पहला सवाल होता है वो कसीरुल इंतखाबी सवाल जवाब पर मबनी होता है, जिसमें 15 MCQs होते हैं और आपने पूरे 15 जो है वो सॉल्व करने होते हैं, यानी उनका करेक्ट ऑप्शन के सामने वाला बबल जो है वो फिल करना होता है। और इसके अलावा जो ग्रामर है वो भी 9th में 6 नंबर की और 10th में जो है वो 6 नंबर की आती है। तो आपने ये अच्छी तरह तारीफ़ें वगैरह भी याद करनी है। तो अब हम देखते हैं शेरी और अदबी इस्तिलाहात में हमारे पास उन्वान है नंबर 3 काफ़िया। काफ़िया के लफ्ज़ी मानी यानी हकीकी मानी या लुग़वी मानी हैं पीछे आने वाला। ये MCQ है, अच्छी तरह याद करना है और तारीफ़ में भी लिखना है, ठीक है। काफ़िया के लफ्ज़ी मानी है पीछे आने वाला, मतलब कि दोनों मिसरों और हर शेर के दूसरे मिसरे के आखिर में आने वाले हम आवाज़ अल्फाज। कौन से अल्फाज? हम आवाज़ अल्फाज काफ़िया कहलाते हैं। काफ़िया के इस्तिलाही मानी यानी शायरी में किस तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। शायरी में काफ़िया से मुराद वो हम आवाज़ अल्फाज जो रदीफ़ से पहले आते हैं। ये भी MCQ भी है और तारीफ़ में भी अच्छी तरह से बिल्कुल सही लिखना है आपने, इसे आगे पीछे नहीं करना, इसमें रद्दो बदल बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि वो हम आवाज़ अल्फाज जो रदीफ़ से पहले आते हैं। हर शेर में काफ़िया तब्दील होता है लेकिन इसकी आवाज़ यानी कि सौत एक जैसी रहती है। काफ़िया की जमा कवाफ़ी है, ये भी MCQ आता है। काफ़िया की जमा कवाफ़ी है। इसके बाद एक और जो जुमला लिखना है वो बाद में मुझे याद आया, मैंने यहाँ लिख दिया, लेकिन ये जुमला आपने यहाँ ही पे आगे लिखना है तारीफ़ में। और काफ़िया अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, ये भी एक MCQ भी है, ठीक है, और तारीफ़ में भी शामिल करना है। तो ये बहुत अच्छी परफेक्ट तारीफ़ भी आपकी जो है वो तैयार हो जाएगी और बहुत सारे आपके इसमें से MCQs भी, बल्कि काफ़िया से रेलिवेंट सारे MCQs भी तैयार हो जाएंगे। अब मिसाल देखते हैं। जब आप हिस्सा कवायद में तारीफ़ लिखते हैं तो 1 नंबर की तारीफ़ और 1 नंबर की मिसाल होती है। तो यहाँ पर आपने शेरी मिसाल ज़रूर देनी है काफ़िया की। यहाँ मैंने भी एक मिसाल दी है, आप अच्छी तरह से इसे पढ़ लीजिएगा। बहुत आसान सा शायर राकिब राजा साहब का ये शेर है। तुमको राकिब किसी ने बताया नहीं, क्यों चले आए हो। दश्त में धूप है, कोई साया नहीं, क्यों चले आए हो। तो इसमें हम आवाज़ अल्फाज कौन से हैं? बताया और साया, ठीक है। तो आपने बाद में मिसाल के बाद ये जुमला ज़रूर लिखना है जिसमें आप वजाहत करेंगे कि इस शेर को आपने काफ़िया की तारीफ़ में क्यों लिखा है और क्यों, और इस शेर में काफ़िया कहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ जैसे मैंने अंडरलाइन भी कर दिए हैं काफ़िया अल्फाज, तो आप अंडरलाइन भी कर दीजिएगा और बाद में ये जुमला भी ज़रूर लिख दीजिएगा कि इस शेर में बताया साया काफ़िया के अल्फाज हैं और चले ये वाला जुमला तो आपने यहाँ पे ऐड कर देना है। अब हम आगे देखते हैं रदीफ़ की तारीफ़। दोनों की तारीफ़ें पढ़ लेते हैं, फिर उनसे रेलिवेंट जो है हम साथ आगे MCQs देख लेंगे। रदीफ़ के लफ्ज़ी यानी कि लुग़वी मायने, हकीकी मायने, असली मायने घोड़े पर किसी के पीछे सवार होने के हैं। अच्छा, इन दोनों में क्या फ़र्क है? मामूली सा फ़र्क है, लेकिन आपने भूलना भी नहीं है और इससे मिक्स भी मत कर दीजिएगा। काफ़िया के लफ्ज़ी मानी है पीछे आने वाला और रदीफ़ के जो लफ्ज़ी मानी है वो है पीछे सवार होने वाला या पीछे बैठने वाला, ठीक है। तो ये लाजमी आपने याद रखना है। रदीफ़ के लफ्ज़ी मानी घोड़े पर किसी के पीछे सवार होने के हैं। इस्तिलाह में गज़ल में एक या एक से ज़्यादा अल्फाज जो मतला के दोनों मिसरों और बाकी अशार के दूसरे मिसरे में तसलसल से इस्तेमाल हों रदीफ़ कहलाते हैं। किसी शेर में काफ़िए के बाद आने वाले एक जैसे अल्फाज रदीफ़ कहलाते हैं। ऊपर आपने पढ़ा था ना, काफ़िया पहले आता है, रदीफ़ बाद में,
یعنی پڑھا تھا کہ ردیف سے پہلے جو آتے ہیں وہ قافیہ ہوتے ہیں اور قافیہ کے بعد جو آتے ہیں وہ ردیف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بیٹا بالکل بھی آپ لوگوں نے اس میں رد و بدل نہیں کرنا ہے ورنہ بالکل غلط ہو جائے گا. کسی شعر میں قافیہ کے بعد آنے والے ایک جیسے الفاظ ردیف کہلاتے ہیں. ردیف کے الفاظ ہر شعر کے دوسرے مصرعے میں قافیہ کے بعد ہو بہو دہرائے جاتے ہیں. ردیف عربی زبان کا لفظ ہے. جس غزل میں ردیف نہ ہو تو وہ غیر مرتب غزل کہلاتی ہے. اس میں بھی بہت سارے آپ کے ایم سی کیوز ہیں، یہ بھی اور اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ اصطلاحی معنی بھی. ٹھیک ہے، اور یہ کس کے بعد آتے ہیں؟ قافیہ کے بعد آتے ہیں یہ بھی. اور یہ کس زبان کا لفظ ہے، اور یہ کہ جس غزل میں ردیف نہ ہو اسے کیا کہتے ہیں، یہ سب ایم سی کیوز بھی ہیں. تو بہت اچھی تعریف یاد کرنی ہے. اب ہم مثالی شعر دیکھتے ہیں. میں نے یہی والا جو قافیہ میں شعر ڈالا تھا وہی والا شعر یہاں پر بھی لکھا ہے. آپ لوگ کوئی الگ سے لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں. تم کو راکب کسی نے بتایا نہیں، کیوں چلے آئے ہو، دشت میں دھوپ ہے سایہ نہیں، کیوں چلے آئے ہو. تو پہلے تو ہم نے قافیہ دیکھا تھا، تو اس لیے قافیہ کی تعریف میں ہم نے قافیہ بتانا تھا، پھر اس لیے قافیہ الفاظ انڈر لائن کیے تھے. اب ہم نے ردیف الفاظ بتانے ہیں، تو یہاں پہ یہ دیکھیے میں نے ردیف الفاظ کو انڈر لائن کر دیا. کیوں چلے آئے ہو، کیوں چلے آئے ہو بہو ایک جیسے یہ الفاظ دہرائے گئے ہیں. تو یہاں پر بھی شعر میں بھی انڈر لائن کر لیں اور بعد میں بھی یہ جملہ ضرور لکھیں. اس شعر میں کیوں چلے آئے ہو ردیف کے الفاظ ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہماری ہو گئیں تعریفیں. اور اب ہم ایم سی کیوز دیکھتے ہیں. اور ایم سی کیوز ہم نے پڑھنے ہیں پہلے قافیہ کے. قافیہ کے زبان کا لفظ ہے عربی. قافیہ کے لغوی معنی کیا ہیں؟ پیچھے آنے والا. شاعری میں قافیہ سے مراد ڈیش ہے، ہم آواز الفاظ. ڈیش ہر شعر میں تبدیل ہو کر آتا ہے قافیہ. ہر شعر میں تبدیل ہو کر آنے وقت کے باوجود قافیہ کی آواز ڈیش ہوتی ہے ایک جیسی. شعر کے آخر میں آنے والے ہم آواز الفاظ ڈیش کہلاتے ہیں قافیہ. قافیہ کی جمع ڈیش ہے قوافی. پیچھے آنے والے کا تعلق کس سے ہے؟ قافیہ سے. چلیں اب ردیف کے ہم ایم سی کیوز دیکھتے ہیں، یعنی کثیر الانتخابی سوال جواب. ردیف کے لغوی معنی کیا ہیں؟ سوار کے پیچھے بیٹھنے والا. ٹھیک ہے. ردیف کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی کا. مطلب کہ دونوں اور ہر شعر کے دوسرے مصرعے میں بغیر تبدیلی کے دہرائی جانے والے الفاظ ڈیش کہلاتے ہیں ردیف. غزل میں ردیف نہ ہو تو ڈیش کہلاتی ہے غیر مرتب غزل. غیر مرتب غزل ڈیش کے بغیر ہوتی ہے ردیف کے. قافیہ کے بعد آنے والے ایک جیسے الفاظ ڈیش کہلاتے ہیں ردیف. غزل میں ایک یا ایک سے زائد الفاظ جو مطلب کہ دونوں مصرعوں اور باقی اشعار کے دوسرے مصرعے کے آخر میں تسلسل سے استعمال ہوتے ہیں وہ کہلاتے ہیں ردیف. پیچھے بیٹھنے والے کا تعلق کس سے ہے؟ ردیف سے. تو چلیے آج کے لیے اتنا کافی ہے، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے. اللہ حافظ اینڈ فی امان اللہ.